हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दो पार्ट्स के अंदर मैं आप लोगों को इसमें करवाने वाला हूँ। मींस इसकी जो थ्योरी है वो दो पार्ट्स में आप लोगों को मिल जाएगी। पहला पार्ट आज हम कर रहे हैं, दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा, और फिर हम इसके बढ़िया बढ़िया वाले न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो क्लास 11th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहने वाला है। बहुत मजा आएगा इस क्लास के अंदर, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझाया जाएगा। एंड बढ़िया वाले हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम बचे, आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। ठीक है? तो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं बेटा। ठीक है? इसके अलावा बेटा जी, जैसे हम YouTube पे अपना सिलेबस कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वैसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं, हमारी ऐप के ऊपर पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। तो उन कोर्सेज में आने के लिए आप लोगों को एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो यार, अगर आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास अनलिमिटेड अचीवमेंट आ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लास 11th के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मुझे तो जेई या फिर मुझे साथ के साथ यार नीट भी प्रिपेयर करना था, तो उसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। और 3 दिन का आप लोगों को अनलिमिटेड ट्रायल मिलता है। सभी कैटेगरी में, सभी लर्निंग गोल्स में जाके आप पढ़ सकते हैं, और एम्बाइब की जितनी ऐप्स है उनको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं 3 दिन के लिए। इसके अलावा बेटा जी 70,000 से ज़्यादा वीडियो लेसन है और 2,000 से ज़्यादा बुक्स हैं जिनको आप एक्सेस कर पाते हो एम्बाइब सिंपल के अंडर। और डाउट सोल्व किए जाते हैं एआई के थ्रू, लाइव क्लास होती है डेली। अचीव जर्नी के थ्रू आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। इंटरेक्टिव कूबो से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। मीन्स जो ऐप के ऊपर जो वो बोलते हैं ना कि पीपीटी वो होती है, उसके अंदर 3D 2D एसेट्स को यूज किया जाता है, बट हम पीपीटी यूज नहीं करते, हम कूबो बोलते हैं उसको। अलग से हमारा एक सॉफ्टवेयर है बेटा। सिंगल सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एग्जाम, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो जैसे ये अब कोर्सेज जो हैं वो पेड है, सिंपल सी बात है। तो कोर्सेज अगर पेड है तो फी भी होगी, बट फी जो है बेटा जी वो पिज्जा के प्राइस में आप लोगों को ये मिलते हैं। देख सकते हैं आप लोग, 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 599 पर मंथ में आपको पड़ेगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 499 पर मंथ में आप लोगों को पड़ने वाला है, और 1 मंथ का 699 पर मंथ में पड़ने वाला है। एंड इनके अंदर सिर्फ आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, आप इसमें फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, बायो भी पढ़ रहे हो बेटा। ठीक है? जो मेन एग्जाम है वो सारे कवर होंगे इसमें। अब इनके ऊपर भी आप लोग डिस्काउंट ले सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, बट आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफर वैलिड है बेटा। देखो मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है कि 10th जून, आज रात 12 बजे तक ही ये वैलिड है। आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, एनुअल कोर्स एम्बाइब के ऊपर किसी भी कैटेगरी में, तो आपको ये कोड अप्लाई कर देना है OCEAN25। तो आप लोगों को 25% का बेटा जी ऑफ मिल जाएगा। ठीक है? बट ये ऑफर आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इसके अंदर आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे, और ये नोट्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप लोगों का टाइम बचे, कम समय में आप लोगों को ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। देखिएगा, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो आता है बेटा जी मैकेनिक्स के अंदर, यूनिट है ये हमारी, एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं। तो मैकेनिक्स जो है वो होता क्या है? मैकेनिक्स के अंदर यार हम जो भी बॉडी है उसके मोशन के साथ डील करेंगे। ठीक है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मीन्स मैकेनिक्स है, किसके अंदर पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोला गया। ओके? और क्या करेंगे इसके अंदर? स्टडी करेंगे मोशन ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट के साथ। अब जो काइनेमेटिक्स है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक है स्टैटिक, दूसरा है बेटा जी हमारे पास काइनेमेटिक्स, और तीसरा है बेटा जी हमारे पास डायनामिक। ठीक है? क्या बोला मैंने? कि एक है स्टैटिक हमारे पास, एक है काइनेमेटिक्स हमारे पास, और एक है डायनेमिक्स हमारे पास। ठीक है बेटा? तो जो स्टैटिक है उसमें नाम से पता लग रहा है कि देखो, सबसे पहली बात ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, तो आप क्या बोलोगे? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे, बट ऐसे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे होंगे बेटा जी। स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट बेटा जी। ठीक है? काइनेमेटिक्स में क्या होगा और डायनेमिक्स में क्या होगा? दोनों में बॉडी का मोशन जरूर होगा, दोनों में बॉडी का मोशन जरूर होगा। जैसे काइनेमेटिक्स है तो इसमें स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी करेंगे, बट क्यों हो रहा है उसका मोशन, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो होगा आप लोगों के पास काइनेमेटिक्स। अगर मैं बात करूं डायनामिक्स की, तो इसके अंदर हमें कारण भी पता होना चाहिए कि इसका मोशन क्यों हुआ है बेटा जी। जैसे डायनामिक्स अगर देखोगे आप लोग तो क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद
द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी नोइंग इट्स कॉज इज कॉल्ड डायनामिक्स। मतलब मैकेनिक्स के 3 पार्ट, स्टैटिक जिसमें बॉडी रेस्ट पे है उसकी स्टडी करेंगे, फिर काइनेमेटिक्स जिसमें बॉडी मोशन में है उसकी स्टडी करेंगे, बट मोशन में क्यों है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तीसरे में हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम मोशन ऑफ बॉडी उसके बारे में स्टडी तो करेंगे, साथ में उसके कारण को भी देखेंगे, जानेंगे कि हाँ यार ये क्यों मूव कर रही है। ओके, तो चलिए अब जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है बेटा जी आप लोगों के पास कौन सी, वो आती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है या ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है एंड ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है बेटा जी। तो ये चीज अभी हम सीखने वाले हैं। देखो नाम से पता लग रहा है कि रेस्ट, रेस्ट का मतलब है कि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ, मान लो मैं इस कमरे में 9 बजे आया, सुबह के 9 बजे, और मुझे शाम हो गई 6 बज गए इस कमरे में, तो मेरी पोजीशन यही है, मैं यही हूं, टाइम बदला है बट मेरी पोजीशन यही है, ठीक है। ओके, समझ रहे हो चीजों को। ओके, मैंने इस कमरे को एक पॉइंट माना है, वैसे आप यहां से यहां तक भी अगर जा रहे हो तो कॉमन सी बात है कि पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे बोला जाता है रेस्ट पे। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, रेस्ट पे बोला जाता है। अगर हम मोशन के बारे में बात करें कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर है, तो इसका मतलब टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन जो है बेटा जी वो चेंज हो रही है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक मिनट, हमने शायद से इफ देयर इज चेंज आना था यहाँ पे, क्योंकि मोशन में तो चेंज होगा। इफ देयर इज चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें नो चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए ये मोशन वाला है, आगे देखिएगा। अब मोशन जो है वो कितने टाइप्स के हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा भी हमारे पास टाइप्स आएंगे बेटा, इसके अलावा भी हमारे पास टाइप्स आने वाली हैं, उन टाइप्स को भी देखेंगे बट वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो एक होता है बेटा जी ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन, और तीसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है बेटा जी, जो बॉडी है वो किस तरीके से मूव करेगी, वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती रहेगी। द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलना मींस मोशन होना, वो क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाने वाला है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। बेटा जी क्या नाम होता है, रेक्टिलिनियर मोशन इसका नाम होता है। अगर हम सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन की बात करें, नाम से पता लग रहा है कि सर्कुलर, कि सर्कल में मोशन हो रहा होगा। द मोशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, या फिर रोटेटरी, जब बॉडी ऐसे घूम रही होगी, ऐसे चल रही होगी, ठीक है, रोटेट कर रही होगी, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, या रोटेटरी मोशन आप उसको कह सकते हैं। ऑसिलेटरी का मतलब क्या है, ऑसिलेटरी का मतलब होता है यार कि आपके पास एक मीन पोजीशन होती है, आपके पास क्या होती है बेटा जी, एक मीन पोजीशन होती है, ठीक है। उस मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट या तो ऊपर और नीचे ऐसे चलता रहता है, या राइट लेफ्ट ऐसे चलता रहता है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन बेटा जी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गए होंगे। फटाफट से यार एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर ये सभी चीजें हमें समझ में आ गई है। बहुत सिंपल तरीके से हम पढ़ रहे हैं सारी चीजों को, नोट्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा चीजें समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी, अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या यार, देखो यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक प्लेटफॉर्म है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग ऑब्जर्वर को बिठाते हो, जिसमें आप ऑब्जर्वर को क्या करते हो बेटा जी, बिठाते हो, या फिर आप प्लेटफॉर्म ना बोल के इसको एक स्पेस बोल सकते हो, ठीक है, जिसके हिसाब से आप लोग क्या करते हो, सारे के सारी मेजरमेंट करते हो, जिसके हिसाब से आप सारी की सारी मेजरमेंट करते हो। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे यार ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, उसमें 2 बंदे बैठे हैं, एक बंदा इधर बैठा है भाई साहब और एक बंदा भाई साहब इधर बैठा है, ये आमने सामने बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, तो ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या है कि ये
जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ये बॉडीज हैं, ये रेस्ट पे है, क्योंकि ये अपने हिसाब से ऐसे बैठ के इसको देख रहा है तो लग रहा है भाई ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये इसको देख रहा है तो इसको लग रहा है ये रेस्ट पे है। तो इसका मतलब इस टाइम पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्होंने रेलगाड़ी को माना है, ट्रेन को माना है, ठीक है, इन्होंने ट्रेन को मान लिया है कि भाई हाँ ट्रेन के हिसाब से ये दोनों रेस्ट पे हैं। लेकिन जो ट्रेन के बाहर बंदा खड़ा है, जो ट्रेन के बाहर बंदा खड़ा है, वो अगर इनको देखे तो उसको ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है, उसको ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है। तो उस टाइम पे ये जो बंदा है उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ है, क्योंकि वो अर्थ पे खड़ा है भाई साहब। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है या वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके हिसाब से हम सारी की सारी मेजरमेंट को लेते हैं बेटा जी, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हो, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल का मतलब क्या है कि जो भाई मतलब अगर हम किसी चीज में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो उसको अपोज करे, है ना, इनर्शियल वो होता है। तो इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? एक तरीके से आप नॉन एक्सेलरेटिंग बोल सकते हैं। ए नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यहां पे ये बंदा अर्थ पे खड़ा है, वैसे तो अर्थ घूमती है भाई, रोटेट होती है ना, अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, लेकिन उसका जो घूमना है उसको हम क्या करते हैं, मेजरमेंट में काउंट नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि अर्थ घूम रही है या नहीं घूम रही है, तो उस हिसाब से हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये बंदा जब बाहर है तो इसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है, मतलब ये अर्थ पे है, तो उस टाइम पे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अर्थ के मोशन को निगलेक्ट करके जो है सारी कैलकुलेशन करनी होती है। दूसरा, अगर मान लो कोई चीज चल रही है और दूसरी चीज चल रही है, उस दूसरी चीज में बैठ के कोई बंदा दूसरे को देख रहा है, मान लो इधर गाड़ी जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे गाड़ी चल रही है, तो इसमें एक बंदा दूसरे को देख रहा है, तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूविंग है ना, उसकी जो जगह है वो क्या है, मूविंग है, ठीक है, तो वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो समझ में आ गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सारे के सारे जो मेजरमेंट्स हैं उनको कर रहे होते हैं बेटा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेटा जी एक बेसिक टर्म जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? देखो यार, एक सिंपल सा तरीका समझते हैं। मान लो जैसे कि मुझे क्या करना है, मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे उस कॉर्नर में जाना है, सामने वाले जो मेरे सामने कॉर्नर है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे घूम फिर के ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से कहाँ जाना चाहता है, सी पे जाना चाहता है, बट वो ऐसे घूम के 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 ऐसे गया है। तो एक्चुअल में जो इसने पाथ कवर किया उसकी लेंथ को बोला जाता है डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल में जो इसने पाथ को कवर किया उसकी लेंथ को बोला जाता है बेटा जी क्या, डिस्टेंस बोला जाता है, जिस भी टाइम के अकॉर्डिंग जो भी टाइम इंटरवल उसको दिया होगा। तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड है, ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, ठीक है, पाथ लेंथ कवर्ड, या सीधा भी आप लोग लिख सकते हैं कि पाथ लेंथ कवर्ड, जितनी भी पाथ लेंथ उसने कवर करी है, ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, ठीक है, ओके। अब अगर मान लो मैं बात करूं भाई ए से सी पे मुझे जाना था, अगर मैं ए से सी के बीच में एक मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को ढूंढूं, ए से सी के बीच में अगर मैं मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को ढूंढूं तो वो मेरा क्या होगा बेटा जी, वो मेरा होगा डिस्प्लेसमेंट, जो अभी यहां पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? अगर हम ऊपर वाले की बात करें, डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है भाई, ये अब इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक्चुअल पाथ लेंथ जो कवर हो रही है वो बतानी है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगी भाई, ये लेंथ कवर कर रहा है तो लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर होगी। और जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है बेटा जी, ठीक है, ना जीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा बोलोगे कि तुम देखो यहां पे अगर तुम हो, यहां से तुम यहां आ गए तो तुम कभी कह सकते हो कि ये जीरो हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई। जब तुमने एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करी है तो इसका मतलब जीरो होगा। अगर मान लो बॉडी चली ही नहीं है फिर तो रेस्ट पे ही है, फिर तो बात ही खत्म हुई, फिर तो बात ही खत्म हुई, कोई रोला ही नहीं है ना। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता?
अरे भाई जहां पे भी जाओगे, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, डिस्टेंस तो कवर हो ही रहा है, एक्चुअल पाथ लेंथ तो तुम कवर कर ही रहे हो। ठीक है बेटा, चलिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा जी एक तरीके से क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल के बीच का डिस्टेंस। सर यहां पे भी तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस है, बट ये एक स्ट्रेट लाइन मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ होता है। स्ट्रेट लाइन मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ होता है बेटा जी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ या फिर डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इन एक्चुअल आप डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं? देखो, जो डिस्टेंस होता है उसको एस से शो कर सकते हो, जो डिस्प्लेसमेंट होगा आप उसको एस वेक्टर से शो कर सकते हो। और ये होता क्या है? ये होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन बेटा जी। ठीक है, चेंज इन पोजीशन मींस जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है बेटा जी। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ओरिजिन से, मान लो ये एक ओरिजिन है ओ, ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे एक ओरिजिन है ओ, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट अभी एक पोजीशन वेक्टर है आर है। अगर तुमने वेक्टर्स नहीं पढ़े तो भाई यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वेक्टर्स बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएंगे आप लोगों को। तो अभी के लिए जो बॉडी है वो आर ए पोजिशन वेक्टर पे है, इस पॉइंट पे, फिर वो चली जाती है यहाँ पे, जो कितनी दूरी पे, यहाँ पे मीन्स जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे वो आर सी है, तो वो यहाँ से यहाँ आ गई है। तो आप क्या कर सकते हो? चेंज इन पोजीशन लिख सकते हो, उसको आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरीके से बेटा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं? इनिशियल से फाइनल के बीच में सिर्फ एक डायरेक्शन को ही कंसीडर करते हैं, है ना। इनिशियल से फाइनल के बीच में सिर्फ एक डायरेक्शन को ही हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा जी? कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा जी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी भाई? इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? हाँ जी, जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? तो वो आप बना सकते हो कैसे? एरो बनाओ, कहां से कहां? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन बेटा जी। इतनी बात मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी, इतनी बात मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी। यस और नो, फटाफट से बताओ। ठीक है, अब ये तो पता लगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे हमने बता ही दिया है। उसके बाद बता दिया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? एक एरो बनाना आप लोगों को जो पॉइंट कर रहा हो कहां से कहां? इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है, ओके। अभी हमने लिखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का ऐसा डिफरेंस है ना, ऐसे डिफरेंस है। तो इस हिसाब से देखो यार क्या होगा, अगर मान लो बॉडी आर इनिशियल से चली और घूम के आर इनिशियल पे ही आ गई, तो इसका मतलब ये तो सिर्फ फाइनल इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। यस और नो? तो भाई ये जीरो हो सकता है। ठीक है, अब मान लो आर इनिशियल यहाँ पे है, ये यहाँ पे पहुंच गया, तो आप इस टाइम पे अगर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आप बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव भी होता है। क्या नेगेटिव हो सकता है? यस, ये नेगेटिव हो सकता है। मान लो आर इनिशियल से ये इधर की तरफ चले, मीन्स कम डिस्टेंस अगर ये कर ले, मतलब ऐसा हो जाए यार कि कुछ ऐसा हो जैसे ये ओरिजिन से कुछ यहाँ पे है, फाइनल इनिशियल पे यहाँ पे है जो कि है 5, मान लेते हैं कि 5 है। अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ फाइनल जो होगा इसका वो 4 होगा, तो क्या कर सकते हो? 4 - 5 कर सकते हो, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है बेटा जी। मतलब जब आपकी जो पोजीशन है, भाई ये तो सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में बात कर रहा हूं। मान लो मैं x0 पे इस टाइम खड़ा हूं, मैं इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से मेजर कर रहा हूं, तो मेरी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से 6 है, इनिशियल पोजीशन मेरी 6 है। अब मैं वहां से वापस आ रहा हूं और मेरी ओरिजिन से अब जो पोजीशन है वो 4 है, तो भाई फाइनल तेरा 4 है, ठीक है, और इनिशियल तेरा 6 है, तो 4 - 6 -2,
नेगेटिव आएगी वैल्यू या नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। इसके बाद ये वाली कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होती है इसको एक बार से समझते हैं। इसके लिए एक स्लाइड ले लेते हैं हम। देखो यार, मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ए से बी ये इधर चला, ठीक है, ए से बी यहां तक चला ये ऐसे, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 100 मीटर है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 100 मीटर बेटा, ठीक है। तो भाई इस टाइम पे जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वो सेम रहेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वो सेम रहने वाले हैं, यस और नो। भाई इस टाइम पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं बेटा जी, सेम रहने वाले हैं, क्योंकि यार एक्चुअल पाथ लेंथ भी यही कवर्ड हो रही है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का भी यही डिस्टेंस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो इस टाइम पे आप बोलोगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, सेम है, ओके। अगर मान लो बॉडी यहां से चली यहां तक आ गई, उसके बाद इसने यू टर्न ले लिया यहां तक आ गई, मान लो ये यहां से यहां तक तो 100 था, इसके बाद इसने ये यहां पे आके खड़ा हो गया, यहां पे ये 50 मीटर तक कवर कर लिया, मान लो ये 50 है, यहां तक आ गई बॉडी। तो अब देखो इसका मतलब अब बॉडी यहां पे है, इनिशियल पोजीशन बॉडी की ये है, तो देखो ध्यान से डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 150, मतलब 150 डिस्टेंस हो गया भाई, डिस्टेंस 150 हो गया। बस डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कितनी दूरी पे है, 50 की दूरी पे है, तो इसका मतलब ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ, यस और नो, फटाफट से देखो। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहते हैं, लेकिन अगर वो यू टर्न ले ले किसी भी डायरेक्शन में, मतलब यू टर्न के केस में ही, तो उस टाइम पे क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से या उसके मैग्नीट्यूड से बेटा, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें, यस और नो। चलो इसके बाद हम करने वाले हैं बेटा जी क्या, इसके बाद हम करने वाले हैं स्पीड, ठीक है। इसके बाद हम करने वाले हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है उसको एक बार से देख लेते हैं। स्पीड सिंपल सा है यार कि मान लो तुम्हारा शहर किसी दूसरे शहर से 30 किलोमीटर है, ठीक है। मान लो ए से बी जाना है, तो वो मान लो 30 किलोमीटर है, ठीक है, 30 किलोमीटर है। तो आपको भाई साहब कितना टाइम लगता है, आपको 30 मिनट लगते हैं, मतलब आधा घंटा लगता है, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, आपको क्या लगता है, आधा घंटा लगता है। या इस तरीके से समझ लो यार कि भाई तुम्हें एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, यहीं पे आ जाओ। मान लो 300 मीटर है, 300 मीटर डिस्टेंस है, उसको आप लोग कवर करने में कितनी देर लगा रहे हो, उसको आप कवर करने में मान लेते हैं कि आप 50 सेकंड लगा रहे हो, 50 सेकंड लगा रहे हो। तो इसने इसको कट किया, इसने इसको कट किया, तो 6 हो गया, तो ये 6 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई बेटा जी, स्पीड आ गई, ठीक है। कि भाई 300 मीटर को 50 सेकंड में कवर किया है, 300 मीटर को 50 सेकंड में कवर किया है, तो ये स्पीड ही तो है। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम बेटा जी, ठीक है। तो इसकी अब यूनिट्स देख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या बनेगी भाई फिर इसकी, ऐसा यूनिट ऊपर क्या है डिस्टेंस तो मीटर होता है, नीचे क्या है टाइम तो सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड जो इसकी यूनिट रहने वाली है। इसमें डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है, इसमें डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जैसे डिस्टेंस आप लोगों के पास पॉजिटिव था, जीरो नहीं होता था, नेगेटिव नहीं होता था, वैसे स्पीड जो है वो हमेशा आपकी क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है बेटा जी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए क्योंकि स्पीड के अंदर एक्चुअल पाथ लेंथ हम कवर्ड करेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ को ही काउंट करेंगे, कवर्ड करेंगे बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से एक बार बताइए जल्दी से सभी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी हमारे पास एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। इसको इस तरीके से समझो यार कि जैसे मान लो तुम यहां से चले ए से और बी पे चले गए, तो तुम यहां से यहां मान लो कि तुमने भाई साहब ये 120 किलोमीटर माना, ठीक है, 120 किलोमीटर माना, और इसको तुमने क्या किया 2 आवर्स में कंप्लीट किया, मान लेते हैं कि तुमने इसको 2 आवर्स में कंप्लीट किया। ये पूरा डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा 2 आवर्स, ठीक है। तो आपने क्या स्पीड निकाल दी, 120 बाय में 2 मीन्स आप लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल दी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप लोगों के पास आ गई है ना। कि आपने भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करी है। कभी सोचा है कि यार 120
किलोमीटर को जब कवर कर रहे हैं ए से बी के बीच में, तो क्या यही स्पीड कांस्टेंट थी? भाई चेंज होगी, जरूरी थोड़ा भाई हर टाइम पे एक ही स्पीड रहेगी। क्या पता ऐसा हो सकता है पहले 20 किलोमीटर आप लोगों ने कुछ अलग स्पीड से कवर करे हो, अगले 30 किलोमीटर आपने कुछ और स्पीड से कवर करे हो, अगले 10 किलोमीटर किसी और स्पीड से कवर करे हो। तो हमने ओवरऑल निकाल लिया यहाँ पे, तो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम कर दिया, तो वो आपका एवरेज स्पीड आ जाता है बेटा जी। ठीक है, क्या आ जाता है बेटा जी आप लोगों के पास? एवरेज स्पीड आ जाता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाए वो क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम बनने वाला है बेटा जी, टोटल टाइम बनने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद इसके कुछ रिलेशंस हैं वो हम देखने वाले हैं। जो एवरेज स्पीड है उसको वी बार से शो कर सकते हैं, ये वेक्टर नहीं है, ये वी बार है बेटा जी। ठीक है, अब मान लो यहां पे देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो हमने क्या बोला है कि जो एवरेज स्पीड है, हमने बोला कि जो एवरेज स्पीड है बेटा वो क्या है? वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना, यही है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या है बेटा जी? टोटल टाइम है, टोटल टाइम है। ओके, टोटल टाइम है बेटा, ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि यहां पे जो टोटल डिस्टेंस है वो किस किस तरीके से कवर हुआ। मान लो जो x1 डिस्टेंस है वो टाइम t1 में कवर हुआ है, x2 डिस्टेंस है वो टाइम t2 में कवर हुआ है, x3 डिस्टेंस है तो वो टाइम t3 में कवर हुआ है। हमने ऐसा कुछ मान लिया। तो आप एवरेज स्पीड को कैसे लिखोगे उस टाइम पे? फिर आप एवरेज स्पीड को बनाओगे कैसे? आप बना दोगे कि उस टाइम पे एवरेज स्पीड क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस कितना है? x1 x2 x3 सबको ऐड किया, नीचे लिखा t1 प्लस t2 प्लस में t3, यही है ना भाई? ठीक है, यही है हमारे पास। इन्होंने क्या मान लिया कि इफ x1 x2 x3 जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं इतने इतने टाइम में रिस्पेक्टिवली, तो हम वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी स्पीड को ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज को लिख सकते हैं भाई। ऊपर क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस आ गया, नीचे क्या आ गया? टोटल टाइम आ गया बेटा। ओके, अब यहां पे कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं, यहां पे कुछ कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज कि जब हमने x1 अपॉन में x1 डिस्टेंस कवर किया t1 टाइम में, तो उस टाइम हम स्पीड मान लेते हैं कि v1 थी, इस टाइम पे v2 थी और इस टाइम पे v3 थी, हम ये भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यार ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि इफ ये जो डिस्टेंस हमने कवर किए हैं x1 x2 x3 ये सारे बराबर हो, अगर टाइम मतलब सारे के सारे जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे अगर बराबर हो, ठीक है, मतलब जो आपने डिस्टेंस कवर किए किसी भी टाइम के अंदर वो बराबर किए, 20 20 20 20 ऐसे कवर किए, तो उस टाइम पे एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? देखो यार सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालते हुए, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हुए क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालते हुए भी क्या करने वाले हैं? देखो ऊपर तो आपके पास डिस्टेंस है ही है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 है ना, नीचे आप लोगों के पास टाइम है, तो टाइम को भी डिस्टेंस की फॉर्म में लिख लो, टाइम को भी डिस्टेंस की फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखोगे भाई? तुम्हें पता है कि स्पीड क्या होती है? वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। अगर मुझे टाइम लिखना है तो वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगी, है ना, यही होगी। ये स्पीड में मान रहा हूँ, v लिख लो चलो इसको, v इज इक्वल टू एक्स बाय में t, तो टाइम अगर निकालूंगा तो x बाय में v बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसका मतलब अगर मुझे t1 लिखना है तो t1 मुझे x1 बाय t1 नहीं v1 लिखना होगा, क्योंकि x1 डिस्टेंस को कवर करते हुए v1 स्पीड है मेरी। इसी तरीके से अगर मुझे t2 लिखना है तो x2 बाय में v2 करूंगा, यहाँ पे x3 बाय में v3 करूंगा। सबकी संख्या मतलब इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ऊपर बना 3x, यस और नो। नीचे क्या बनेगा? नीचे सब में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सब में से x कॉमन आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा v1 v2 v3, तो यहाँ पे आ जाएगा v1 v2, यहाँ पे आ जाएगा v2, एक मिनट हमने गड़बड़ करी है, यहाँ v1 है तो यहाँ पे v2 v3 आ जाएगा, यहाँ पे बीच वाले में v2 है तो यहाँ पे v1 v3 आ जाएगा, और लास्ट वाले में 3 है तो यहाँ पे v1 v2 आ जाएगा। मीन्स आपके पास घूम फिर के जो फॉर्मूला है, ये x कट गया तो आपके पास बनेगा 3v1 v2 v3 अपॉन में बन जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। तो ये होता है शॉर्टकट बेटा जी। अगर तुमसे कोई बोले कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल कवर कर रहा है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर दो होते तो क्या करते भाई?
अगर दो होते, मान लो अगर मैं दो के लिए काउंट करता है इसको, अगर मान लो मैं इसको किसके लिए काउंट करता, सिर्फ दो के लिए, मान लो अगर मैं लिखता है x1 प्लस x2 और नीचे लिखता ये x1 बाय में v1 और x2 बाय में v2, अगर मैं ऐसे करता तो क्या होता? तो सिंपल है बेटा जी, ऊपर बन जाता 2x, नीचे बन जाता x बाहर, और यहाँ आ जाता कितना v2, यहाँ आ जाता v1, और जो v1 v2 था वो ऊपर चला जाता। तो ये इससे कट, ये इससे कट, तो आपके पास 2 v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 ये बन जाता। क्लियर है? तो ऐसे फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, अगर मान लो इफ टाइम जो है वो इक्वल हो, इफ टी जो है वो t1 t2 सबके बराबर हो, टाइम बराबर हो, डिस्टेंस की जगह अगर तुम्हें अब टाइम बोल दे तो क्या होगा? तो भी एवरेज स्पीड कैसे लिखते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे लिखते हैं ये। तो जिस चीज को इक्वल बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे x को इक्वल बोला था तो हमने फॉर्मूले में x बना लिया था ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे ऊपर x है नीचे टाइम है तो ऊपर x बना लो। तो x को कैसे लिखेंगे भाई? x को अगर लिखेंगे तो कैसे लिख सकता हूँ? x1 को क्या मैं v1 t1 से लिख सकता हूँ, x2 को क्या मैं v2 t2 से लिख सकता हूँ, और x3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? v3 t3 से लिख सकता हूँ। नीचे टाइम आ गया t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ऊपर क्या है? t सेम है तो भाई कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा v1 v2 v3। नीचे सब सेम है तो भाई 3t बन जाएगा, इसने सॉरी 3 नहीं 3t, तो t से t कट गया तो आपके पास आया v1 प्लस v2 प्लस में v3 बाय में आ गया बेटा जी 3। तो ये है टाइम के केस में और ये है डिस्टेंस के केस में। ओके, ऐसे कर देना है। आप लोग देख भी सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला। जब टाइम अगर बराबर है, तो सीधा v1 v2 v3 बाय में 3 होगा। ये देखो v1 v2 v3 बाय में 3 होगा। अगर डिस्टेंस बराबर है तो 3v1 v2 अपॉन में दिस v1 नीचे v1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3, वही है ना, 1 2 1 3 2 3 वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा जी। ये बात हुई किसकी? स्पीड की बेटा। ठीक है, कोई और चीज तो नहीं रही है, क्योंकि इसके बाद हम वेलोसिटी करने वाले हैं। ये पूरा हो चुका है। चलो, और इसके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी आप लोगों को करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी आप लोगों को बेटा जी यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम करने वाले हैं यार वेलोसिटी। हमने अभी तक क्या किया? हमने देखा कि इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है, उस हिसाब से हमने स्पीड लिख दी। अब बात करेंगे वेलोसिटी की। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो सबसे बड़ा फर्क आता है वो आता है यार डायरेक्शन का। इसमें डायरेक्शन को भी काउंट करते हैं, डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि किस दिशा में ये स्पीड बढ़ रही थी वो हम देख रहे हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं आप? इसको लिखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है यार डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डेफिनेशन पढ़ना है तो पढ़ लेना भाई अपने एंड से, मैंने लिख इसलिए रखी है कि आप लोग अपने एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख सको। तो वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मीन्स आप लोग ये बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है उसको v वेक्टर से शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट है उसको s वेक्टर से शो करते हैं, नीचे आ जाएगा टाइम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये चेंज इन पोजीशन है, मीन्स r फाइनल या s फाइनल माइनस s इनिशियल, आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये चेंज इन पोजीशन होता है। यस और नो आप ऐसे भी लिख पाते हो। इसी तरीके से आप इसकी यूनिट भी लिख पाओगे। ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता तो उसको मीटर में लिखेंगे, नीचे टाइम होता तो सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड जो है इसकी यूनिट रहने वाली है बेटा जी, मीटर पर सेकंड जो है इसकी यूनिट रहने वाली है। ओके, क्या इतनी बातें समझ में आई? अब जिस तरीके से स्पीड जो है वो आपकी सिर्फ पॉजिटिव थी, वैसे ही आपकी वेलोसिटी जो तीनों तरीके की होगी। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई तुमने किसी गिवन टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर करी और वो पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। अगर मान लो तुमने किसी गिवन टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो है इस हिसाब से कवर करी कि वो नेगेटिव आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी नेगेटिव है ना, वो साथ में फिर क्या है? जीरो है। तो आप बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी है वो क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है बेटा जी। क्लियर है इतनी बातें? यस और नो फटाफट से एक बार बताइए। और यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं तो ये एक क्या है बेटा जी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है बेटा जी? एक वेक्टर क्वांटिटी रहने वाली है। मेरे ख्याल से किसी को इतने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है भाई?
ये डायरेक्शन जो है वो कैसी है भाई, जिस दिशा में मोशन हो रहा है, जिस दिशा में मोशन हो रहा है, इनिशियल से फाइनल के बीच में जिस दिशा में मोशन हो रहा है, या फिर बोलो कि जिस दिशा में, या जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन हम कैसे लेते थे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेते थे कि हम एक एरो पॉइंट करते थे इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में, तो वही है डायरेक्शन ऑफ v इज सेम एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगी उसी दिशा में आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन होने वाली है बेटा जी। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। तो जैसे हमने स्पीड देखी, उसकी एवरेज वेलोसिटी देखी, सॉरी एवरेज स्पीड देखी, वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी का मतलब वही है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम बेटा जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी में ही हम लास्ट में देख रहे होंगे किसको, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इसी में ही हम लास्ट में देख रहे होंगे बेटा जी इंस्टेंटेनियस स्पीड को देख रहे होंगे। किसको देख रहे होंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम देख रहे होंगे। देखो यार यहां पे कुछ लिखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस है ये, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बेटा जी। ठीक है, तो ये है हमारे पास वेलोसिटी। सर ये कैसे? भाई तुमने बोला कि तुमने 30 मिनट लिए, भाई तुम 9 बजे अपने घर से चले, अपने स्कूल में गए, मान लो तुम्हें 15 मिनट लगी, तुम्हें आधा घंटा लगा, तुमने बोला कि 9:30 बजे तुम स्कूल में थे। ठीक है, या कुछ भी आप एक इनिशियल या फाइनल पोजीशन मानो, आप बोलो कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाने में मुझे 15 मिनट लगी और कुछ एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने कवर करी। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं यार कि जब तुम घर से 9 बजे चले और तुमने बोला कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में मुझे 9:15 हो गई, मतलब 15 मिनट लगे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 9:06 पे कितनी वेलोसिटी थी, 9:07 पे कितनी वेलोसिटी थी, मतलब मैं बिल्कुल छोटे टाइम की बात कर रहा हूं, सेकंडों में बात कर रहा हूं, बिल्कुल छोटे टाइम की बात कर रहा हूं, तो वो एट एनी इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मींस आपको जब भी इंस्टेंटेनियस निकालना होगा, जो टाइम है उसको बहुत छोटा कंसीडर करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हो बेटा जी, इधर हमने x लिया हुआ है, इधर हमने t लिया हुआ है, एक बॉडी a से b जा रही है, a से b जा रही है, ऐसे जा रही है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज देखो कि जब ये a से b जा रही है, एक पाथ को जब कवर कर रही है, अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट निकाले तो वो ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इनके बीच में, क्योंकि हमें तो एक स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है। तो भाई यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पहुंच गई है तो इसको टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। यहाँ पे कुछ भी टाइम था, यहाँ पे कुछ भी टाइम हो गया, उसके बाद ये अभी यहाँ पे थी और उसके बाद ये फाइनल यहाँ पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब इसका जो एक्चुअल मतलब जो चेंज इन पोजीशन आ गया वो कितना आ गया? डेल्टा एक्स आ गया बेटा जी। यस और नो? क्या आ गया? डेल्टा एक्स आ गया। क्लियर है? मतलब कि भाई जब तुम यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ये टाइम हो गया। शायद मैंने पहले ये बोल दिया था, तो उसको अवॉइड करना भाई साहब। ये डेल्टा एक्स हुआ, नीचे डेल्टा टी हुआ। तो अब जब यहाँ पे वेलोसिटी लिखोगे ना, तो आप किसी टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी लिख रहे हो। भाई इतने यहाँ से यहाँ आने में कोई टाइम इंटरवल है और आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये इतनी वेलोसिटी है। एक तरीके से आप एवरेज निकाल रहे हो। अब यहाँ से यहाँ एक तरीके से एवरेज निकाल रहे हो, बट हमें एट एनी इंस्टेंट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? डिस टाइम को बहुत छोटा करना होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं टाइम को बहुत छोटा करूंगा तो कॉमन सी बात है ये चीज यहाँ शिफ्ट होगी, यहीं आ जाएगी, तो उस टाइम में वो एट एनी इंस्टेंट की बात होगी। मतलब कोई भी ग्राफ है तो उसमें एट एनी इंस्टेंट की बात हो रही होगी ऐसे। तो इसलिए हम टाइम को बहुत ज्यादा छोटा करते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? फिर लिमिट लगाएंगे टाइम की, टाइम को अप्रोच कराएंगे जीरो को, डेल्टा एक्स वाई में डेल्टा टी। अब फिजिक्स की भाषा में लिखा जाता है, जो टाइम अप्रोच जीरो करता है तो उसको डी बाय डी ऐसे कुछ लिखा जाता है। मीन्स डेल्टा की जगह डी एक्स, डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स और डेल्टा टी की जगह डी टी लिखा जाएगा। मतलब एक तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो बेटा। ठीक है, एक तरीके से आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे? डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कर लोगे। ठीक है, यस और नो? फटाफट से एक बार बताइए सभी बच्चे,
क्या इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? ओके, ठीक है। और लिखा भी है दिस दस टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां पे क्या है कि भाई हम बोल सकते हैं, यहां पे हम बोल सकते हैं कि इसमें हम डायरेक्शन ले रहे हैं, भाई कॉमन सी बात है वेलोसिटी में। तो स्पीड अगर निकालनी है तो स्पीड में क्या होगा, स्पीड अगर निकालनी है तो क्या होगा, अरे भाई स्पीड भी एट एन इंस्टेंट की बात हो रही है, स्पीड भी एट एन इंस्टेंट की बात हो रही है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या बोला जाता है, द स्पीड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ध्यान से सुनना, ये है वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो हमें स्पीड मिल जाती है, क्योंकि स्पीड के अंदर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। तो आप बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके अलावा बेटा जी आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों बराबर रहते हैं। भाई अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। तो आप बोल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, समझ में आया? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, बट यहां पे हमें वेक्टर भी मतलब डायरेक्शन भी चाहिए और साथ में उसके वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो पता होती है स्पीड में भी, बट डायरेक्शन नहीं पता होती। तो डायरेक्शन जब इंक्लूड हो जाती है तो वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा जी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करे तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम फिक्स्ड डायरेक्शन। मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि फिक्स डायरेक्शन कर दी ना। मान लो यहां से यहां वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसका मतलब उसकी इक्वल वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी आप ये भी बोल सकते हो। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, उसे बोला जाता है बेटा जी यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और वो मैंने पहले बोल दिया कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इसका मतलब जीरो होता है। अब ये चीज आप लोग कल सीखोगे एक्सेलरेशन में कि एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी आर जो होते हैं वो सेम होते हैं। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है, वो कॉमन सी बात है यार, हम एक ही दिशा में चल रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसी डायरेक्शन में कवर करते जा रहे हैं, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वही आपकी इंस्टेंटेनियस होती है बेटा जी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन हो रहा है, तो इसमें से कोई भी चीज चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। ओके, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही करते हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को मिलेगी बेटा एम्बाइब जो टेलीग्राम चैनल है, एम्बाइब अचीव क्लास 11th एंड 12th, और ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिए फटाफट से सभी बच्चे, वहां पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये चीज तुम्हें समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा है कि यहाँ पे आपको लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, उनकी पीडीएफ मिल जाती है, जो भी हमारी क्लासेज है उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, और जैसे ये चैप्टर की थ्योरी कवर होगी फिर आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करवा दिए जाएंगे बेटा जी, फिर आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करवा दिए जाएंगे। और अभी के लिए मैं आप लोगों को छोड़ जाता हूँ, जो ऑफर चला हुआ है हमारे पास ये वाला, ये बेटा जी हमारे पास ऑफर चला हुआ है अभी के लिए। ठीक है, ऑफर क्या है कि एनुअल जितने भी कोर्सेज हैं हमारे पास उनके ऊपर 25% का ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप ओशियन 25 यूज करते हैं। ये कोड है, इसको अप्लाई करोगे तो 25% का ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा बेटा। ठीक है, कितना? 25% का। और खास बात ये है, जरूरी बात ये है कि ये सिर्फ रात के 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक वैलिड है, क्योंकि 10th जून आज ही है, तो ये रात के 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा कोड। तो फटाफट से लगा लो अगर आप चाहते हैं कि हाँ यार हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, बायो को। ओके, चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त।
आई होप ये वीडियो, ये सेशन आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।